फ्रेश एंटरटेनमेंट पर। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। हमारी सेलिब्रिटी लाउंज की आज रौनक बढ़ा रही हैं शैला रज़ा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आप पहली बार जेल कब गई और वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये 1990 का दिसंबर था, 27 और 28 की रात, उसमें मैं अरेस्ट हो गई और अरेस्ट हुई तो CIA सेंटर पहुंची। अब ये एक्सपीरियंस बड़े अजीब से थे। सारे एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तो आप उससे ही सीखते हैं। सबसे बुरी बात तो ये थी कि आप एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, फिर उसमें आप अरेस्ट भी हो जाएं और माँ बाप बेचारे जो हैं उनको ये समझ में ना आए कि लड़की का अरेस्ट होना ख़ास तौर पे इतने साल पहले, एक तो हमारा मुआशरा बहुत ही कंजर्वेटिव था। मेरा बायोकेमिस्ट्री का नहीं बल्कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था तो उसमें देर हो गई, तो मैं 4:45 के पॉइंट से आई, तो जब मैं आई तो अम्मी गेट पे खड़ी हुई थी। क्या हालत होगी, क्योंकि तो आपकी मैंने कहा अम्मी ये पहला प्रैक्टिकल था, मुझे नहीं मालूम था कि ये 2:30 बजे शुरू होगा और इसको इतनी देर हो जाएगी। तो अब आप जो है ना थर्सडे को आप ये ख्याल रखिएगा कि मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है तो मैं देर से आऊँगी। बायोकेमिस्ट्री का था मुझे याद। तो फिर जिस रात में अरेस्ट हुई हूँ तो फैमिली में शादी थी, तो आधे लोग वहीं पे थे, घर पे थोड़े से लोग थे। अरेस्ट हो जाना पॉलिटिक्स में उस वक्त बहुत ही आम बात थी। एक दफ़ा फिर इस कल्चर को आम किया जा रहा है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने 4 - 4.5 महीने बड़े बहादुरी से काटे और 27 दिन में CIA सेंटर में रही, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं अरेस्ट हुई तो मैं 5 जनवरी को रिलीज़ हो गई 91 की, फिर मैं 7 को दोबारा अरेस्ट हो गई, फिर 24 को जो है मैं दोबारा मेरी बेल हो गई, लेकिन मैं जेल से ही फिर अरेस्ट हो गई और फिर मैं CIA सेंटर में चली गई। फिर CIA सेंटर से मेरे फादर ने मरहूम ने हाई कोर्ट में रिट कर दी थी, तो फिर उनके ऑर्डर पे मैं चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे मैं फिर हॉस्पिटल शिफ्ट हुई। लेकिन उस वक्त के जो SSP थे, जो भी नाम है अब क्या कहूँ, तो सियासत में बड़े सामने होते रहते हैं लोगों से, तो वो जाहिर है कि हुकूमत के बड़े ताबे थे, तो उन्होंने मुझे जेल से फिर अगर आप नाम बताना हॉस्पिटल से जेल भेज दिया। आप नाम बताना चाहें? समीउल्लाह मरवत जो थे वो वज़ीर दाखिला के बहुत ही, इरफानुल्लाह मरवत के बहुत ही ताबे थे, तो उन्होंने मुझे जेल भिजवा दिया। जबकि जो मुझे तकलीफ़ थी वो मुझे आज भी है और मेरे 5th वर्टिब्रा में जो है तकलीफ़ होती है, तो उससे मेरी पूरी टांग में, और अब तो वो सर्वाइकल तक भी है, लेकिन फिर मुझे जेल में काफ़ी अरसा लगा और मैं चांद रात को रिलीज़ हुई। तो मेरे साथ रमज़ान की जो एक रमज़ान का सब्र है, उसमें जेल का सब्र भी मेरे अंदर चला गया है। तो अब मैं जो मेरे अंदर जो बात आई है वो ये आई है कि मुझे लोगों के रवैये चौंकाते नहीं हैं। मुझे कोई कुछ भी कह दे और जो भी मुझसे अपना रूप दिखाए ना, मैं सोचती हूँ हाँ ये देर से दिखाया इसने देर से दिखाया, इसको जल्दी दिखाना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये होने वाला है और ये मुझ में बहुत आ गया है, इससे मैंने बहुत सब्र मुझ में आया है इसमें। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपने जो पूरी सिचुएशन बताई है, एक आपकी फैमिली ज़ाहिर है सख्ती, और फिर आप घर में दबंग टाइप और घर में मिडल का नंबर आपका, फिर ऊपर से जेल चले जाना, ऐसे हालात में रिश्ते का आना और फिर घर वालों का टूटना, ये प्लीज़ ज़रा बताइए कैसे मुमकिन है? क्योंकि उस दौर में अगर कोई लड़की के ऊपर कोई बात हो जाती थी तो उसकी शादी ही नहीं होती थी। देखिए, कई लोग कोशिश करते थे कि शादी हो ही ना। रिमा, मैं आपको बताऊं, शादी तो अब मैं समझती हूँ कि आज से नहीं, ये शुरू से किस्मत वालों की बात है, क्योंकि लोग पहले ही देख लेते हैं कि फादर की क्या पोजीशन है, भाई किस पोजीशन में है। ये हमारे वो हैं टैबूज़ जिनको हम बात करने में भी परेशान होते हैं।
तो एक वक्त था कि मैं जहाँ जाती थी मेरी अम्मी को बड़ी परेशानी होती थी, मेरे बड़े रिश्ते आते थे। और क्योंकि मैं पढ़ रही थी, घर में बड़ी बहन भी थी, तो बहुत सारी जगह मैं जाती भी नहीं थी, खामखा पीछे लग जाएंगे। तो जब ये वाक़या हुआ तो 5-6 फैमिलीज़ थी जो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, वो तो ऐसे गई कि पलट के नहीं आई। रिश्तेदारों ने ये कहा कि मेरे वालिद मरहूम का नाम मोहसिन तो शुरू से ही मंतकी आदमी है, बेटियों को पढ़ाया भी और सियासत की भी इजाज़त दे दी। लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत रही, बड़े मुझे सपोर्ट दी। जब मैं अरेस्ट हुई, मेरी बहन, दोनों भाई, अब्बा, मेरे नाना मरहूम, और मेरे नाना जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1968 में खैरपुर के पहले सदर थे पीपल्स पार्टी के। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मुझे तो बड़ी हसरत थी कि भाई मैं भी गिरफ़्तार होता, लेकिन मेरी नवासी गिरफ़्तार हो गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ये जो मुझे घर से एक करेज मिली, तो मेरी जेल आसान घर की वजह से भी हुई और लीडरशिप की वजह से भी हुई। और आप अपनी मज़हब को भी अपनी दर्सगाह समझते हैं, तो आपको हर तरह से एक करेज हासिल थी कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपका ज़मीर मुतमईन था। लोगों को जो गलत दिख रहा है आपको उसकी परवाह नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं, आपका ज़मीर, दिल और ज़मीर कादिर जो थे वो पार्टी में थे, लेकिन मेरी बहुत कम इनसे बातचीत थी। बस नजीब हमारा दोस्त शहीद हो गया था, उसके मर्डर पे इन्होंने मुझसे काफ़ी काम लिए थे लिखवाने के, ख़बर लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, बस। और अच्छा शैला, मैं आऊँगी उसी बात पर कि आपने बताया कि 5-6 उस तक रिश्ते थे जब आप जेल चली गई, और वो रिश्ते बिल्कुल ऐसे भागे कि दोबारा पलटे ही नहीं। फिर उसके बाद माशाल्लाह जो फाइनल रिश्ता आया, तो ये कैसे, और फिर क्या अम्मी ने ये कहा कि भाई ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसी क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया या अपनी शराइत मनवा कर? ऐसी कोई बात नहीं थी। कादिर और मैं पार्टी में एक दूसरे को जानते थे, और लेकिन ये है कि एक दफ़ा मैं कंपेयरिंग कर रही थी, वो कुछ अच्छी हो गई थी, लेकिन मैं स्टेज पे आके नहीं कर रही थी, साइड कर गई एकदम ये बताते हुए। उसी को बता रही। तो कादिर साहब ने कुछ लोगों से पूछा कि ये कौन है, कौन इस कंपेयरिंग कर रही है। बाद में देखा वेखा भी, तो नजीब ने कहा मेरी बहन है। तो एक तो मैं दबंग थी, ऊपर से नजीब दबंग था, तो कादिर ने हिम्मत ही नहीं की बात करने की। लेकिन जब मैं अरेस्ट हो गई तो कादिर साहब जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पर्सनल स्टाफ में भी रह चुके हैं 1990 की गवर्नमेंट में। तो उनसे फिर सारी ये बात हुई कि किस किस्म की लड़कियां हैं ये, क्या हुआ था, कैसे ये अरेस्ट हो गई। तो इस तरह फिर कादिर मेरी फैमिली के करीब आए, और जब कादिर ने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। तो कादिर कहते हैं मैं तो ये कहना ही नहीं चाहता था, फंस गया मैं, तुमने कह दिया तो फिर मुझे निभाना पड़ा। तो फैमिली में तो बड़े मसाइल थे, लेकिन जो चीज़ होनी होती है, जिसको कुदरत लिख देती है, वो होके रहती है, और हो गई। और आज तक अल्लाह का शुक्र है 28 साल हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गया और आप ब्याह कर कादिर साहब के घर आ गए। कादिर साहब के साथ पहली लड़ाई कब हुई? क्योंकि आप भी दबंग और कादिर साहब, क्या ये जो आपकी लंबी सी चुटिया खूबसूरत सी नज़र आ रही है, ऐसी मेरी एक लंबी सी खूबसूरत चुटिया थी, उसके कटने पे लड़ाई। अच्छा। और मैं आपको यही कहना चाह रही थी, मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम को लेके चल रही हैं, मैं मुसलसल देख रही हूँ। और जब मुझे पहले बुलाया था और मैंने इनकार किया था तो मेरी मसरूफियत थी, फिर मैंने ख़ुद फ़ोन किया कि मैं आऊँगी, और उसमें एक वजह ये थी कि मैं कहूँगी कि रीमा जी आपकी शख्सियत में जो अच्छाई लग रही है बहुत प्यारी, वो आपका बोलना अलग, आपका बात करने का स्टाइल अलग, लेकिन ये जो आपकी चुटिया साइड से आती है और कभी कभी बारीक दो लटें भी आ जाती हैं, तो मेरे भी कॉलेज लाइफ में ये बड़ी मशहूर लटें थी। और कादिर ने मुझसे कहा तुमने बाल कटवा लिए, इतने अच्छे बाल थे, मैंने बाल देख के ही तो कहा था। उन्होंने ये कहा कि बाल देख के पहले अम्मी ने कहा कि ये सारे शौक कटवाने के अपने घर जाके पूरे करना।
अम्मी ने बाल चुटिए करी, 2 तेल लगा लगा के, और मेरे बड़े बाल थे मेरे, और अभी तक गए काफ़ी अच्छे। तो मुझे बहुत शौक़ था, बस शौक़ था कि कट जाएं। ये नहीं कि उस वक्त एक बेवकूफ़ सी एक बात होती है कि लेयर्स होने चाहिए या कुछ होने चाहिए। एक वक्त ऐसा था कि आप बस बाल कट जाएं, बराबर हो जाएं, एल्बो तक आ जाए। मैंने एल्बो तक कर लिए। जब कादिर आया उन्होंने कहा बाल, मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, मेरे बाल थे मैंने कटवा लिए। पुरानी शहला अंदर से निकली, कहने लगी क्या मतलब। मैंने कहा मेरे बाल थे मैंने कटवा लिए। और उन्होंने आगे से क्या कहा कि मैंने आपके बालों की वजह से शादी मेरा कोई राइट नहीं था कि तुम मुझसे पूछती। मैंने कहा तुम भी तो कटवाते हो 20-25 दिन के बाद। तो मैं ऐसे ही थी। तो काफ़ी 2-3 दिन नाराज़ रहे, फिर बाद में मुझसे कहने लगे यार तुम्हारे बाल इतने अच्छे थे, वरना तुम्हारी आवाज़ इतनी बुरी है कि अगर तुम्हें देख ना लेता और सिर्फ फ़ोन पे तुमसे बातें करता रहता तो कभी तुम्हें हाँ ना कहता। अल्लाह, ये तो कादिर साहब गलत कह रहे हैं, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है। अच्छा ये बताएं माशाल्लाह बच्चे मेरे रीमा 2 थे, और मेरी हर याद में रमज़ान और ईद का बड़ा दखल है। ईद का 3rd डे था और 15 साल हो गए इस बात को, और मेरी बेटी उस वक्त 13 ईयर्स 45 डेज़ की थी और बेटा 11+ था। हम लोग जा रहे थे, मेरे घर के सामने रोड जो है वो न्यू कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो एक ओपन ड्रेन था, उसकी नामालूम क्यों ईद के करीब उन्होंने फैंक्स तोड़ दी, और जब हम वहाँ से गुज़रे तो हमारे ऊपर कोई सख्त वक्त था, तो वहाँ से बाइफरकेट जो हो रही थी तो हम शायद ज़्यादा इधर हो गए, तो एजेस जो थी वो सड़क की झड़ गई और हमारी गाड़ी जो थी वो अंदर चली गई ड्रेन में, और मेरे दोनों बच्चों की डेथ हो गई थी। बेटी बेटा की। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मैंने आपसे ये सवाल किया, बहुत माजरत। इस बात को तो सहना है ज़िंदगी भर। कल आप कह रही थी मुझे अपना बेटा याद आ रहा है, तो माँओं के लिए सब कुछ, जब आप माँ बन जाते बस उस वक्त आप सिर्फ माँ हो, उस वक्त आप अपने आप को बीवी में बड़े, अक्सर शौहर नाराज़ हो जाते हैं कि माँ बन के बीवी नहीं रही हो, लेकिन ये हादसा हमारी ज़िंदगी में गुज़रा। बस यही कह सकते हैं हमारी किस्मत थी कि हमारे दोनों बच्चे एक ही दिन चले गए, और ईद का 3rd डे था, और ईद हमारे लिए बड़ी बट शाला जी, अल्लाह आपको एक माँ की हैसियत से कहना आसान है, जिस पर गुजरती है ये वही अंदाज़ा कर सकता है। आपके बेटे इस वक्त जन्नत में होंगे, आपकी बेटा और आपके बच्चे, दोनों बच्चे जाहिर है वो दोनों तो पर अल्लाह ताला हर माँ को रब्बुल इज़्ज़त ऐसी घड़ी से, ऐसी तकलीफ़ से, ऐसी मुश्किल वक्त से बचा कर रखे। बट अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम और फजल रखे, और अल्लाह आपको ये फजल और करम ही है रीमा कि उसने मुझे इस वाक़े के बाद इतनी मुझे ताकत दी है, इतना मुझे हौसला दिया है कि मैं आज भी लोगों की बातें सुनती हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं कुछ भी ट्वीट करूँ, मुझे कहते हैं चुड़ैल अपने बच्चों को तो खा गई, थर के बच्चों का ख्याल कर। ये हमारे यहाँ कल्चर आ गया है, और फेक अकाउंट्स मेरे बनाकर, मेरा ही प्रोफाइल पिक्स लगाकर उस पर पता नहीं क्या क्या ट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन वो जब मेरे बच्चों पे भी आ जाते हैं तो मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ कि ये कौन से लोग हैं, ये किन माँओं के बच्चे हैं, इनकी क्या तरबियत है, ये कौन से लीडर के फॉलोअर्स हैं जो एक माँ को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि उसके बच्चों का एक हादसे में इस तरह से हुआ। तो लेकिन इसको सहना ही तो है, और यही सियासत है, और यही एक ज़ब्त है, और यही सब्र है। आपने जो बात की, हम हमेशा अपने हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, उनको बहुत बुरे तरीके से मुआशरे के सामने लेकर आते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि हम जो बुराई कर रहे हैं वो किस ज़ुमरे में आएगी? हमारी बातों से, हमारी ज़बान की काट से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हम जो शो कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, हम जो अपने दाएं बाएं रहकर जो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसी आवाम हैं, उसका क्या असर पड़ेगा दुनिया के सामने? हमारे पास जो इख्तियार है, हम अपने इख्तियार को सही तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये लम्हा फ़िक्री हम सब के लिए, क्योंकि हम सब की हदूद है,
हदूद व क़यूद है, हमें उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हम में से कोई बेहतर नहीं है और ये भी मुमकिन नहीं कि हम सब के सब गलत हों। बेशक हमसे गलतियाँ होती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा दूसरे को कटहरे में खड़ा कर दें और ख़ुद जज की सीट पर बैठ जाएं। क्या हम में से कभी किसी से गलती नहीं हुई? मुझसे हज़ारों गलतियाँ होती हैं। इसी वजह से किसी की फैमिली लाइफ के बारे में कहना, किसी के किरदार के बारे में कहना, किसी माँ को इतनी बड़ी बात कह देना सोचने का मकाम है। हम सब के लिए सोचने का मकाम है। हम वी आर नॉट परफेक्ट, वी शुडंट क्लेम टू बी वन कि हम में से कोई भी परफेक्ट है, बिकॉज कि ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो परफेक्ट है। लेकिन मेरा तो रुतबा बढ़ रहा है ना उससे। अल्लाह आपको, बस मैं इतना कहूँगी शैला जी के हम में से सब लोग जवाब दें अपने अपने करतूत के, और वो हमारी आवाम हो, हमारे हुक्मरान हो, कोई भी हो, जो कोई गलत बात करेगा, जो कोई गलत अमल मैं करेगा। तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे तो दुनिया ही में बदला ले लेना, लेकिन इनको तुम खुद पूछना जी, और इनसे क़यामत में ही पूछना, मुझसे दुनिया में बदला ले लेना। जी बिल्कुल, और अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, हम सब के अमाल का हिसाब लेगा वो। हम इवन सोशल मीडिया पर किसी की भी किरदार कुशी कर देते हैं, किसी के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किसी को बद किरदार कह देते हैं, किसी को कहते हैं तुम्हारा ये किरदार, तुम्हारी ये शख्सियत, तुम क्या हमें बताओगी, तुम क्या हमें सिखाओगे। कभी हमने खुद देखा कि हमारा अपना क्या किरदार है, हमारा अपना क्या अमल है। जैसे मैंने हमेशा कहा है, अपने प्रोग्राम में इससे पहले भी कहा है, रात को सोते वक्त अपनी ज़ात का अहाता कीजिए। आज मुझसे क्या अच्छी बात हुई, आज मुझसे क्या बुरी बात हुई। खुद सोचें, खुद जज बने, खुद अपने आप को उस कटहरे के अंदर खड़ा कीजिए। मैं हमेशा करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं और मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ। और मेरी एक सबसे अच्छी आदत जो मुझे लगती है कि मैं दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की गलतियाँ देखकर उन पर तनकीद नहीं करती, क्योंकि ये मेरा हक़ नहीं है, ये उस ज़ात का हक़ है जिसको उन्होंने जवाब देना है। मेरा काम ये है कि मैं अपनी इस्लाह करूं और एक अच्छी बात ख़ुद भी सीखूं और उसको दूसरों तक पहुंचाऊं। अल्लाह ताला हम सबको अपने आप को दुरुस्त करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानियाँ तकसीम कर सकें और अपनी गलतियाँ बेहतर करें, ना कि दूसरों के अंदर गलतियाँ ढूंढें। आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंटरटेनमेंट पर जी, बाराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। एक अच्छी सी बात के साथ कि किसी की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से बड़ी बड़ी खुशियाँ पैदा होती हैं। तो हमारी मेहमान जो है शैला रज़ा साहिबा, मैं आपसे पूछूंगी कि कभी कभी अपनी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करके, अपनी ज़ात की नफ़ी करके आप दूसरों को बहुत खुशियाँ देते हैं। ऐसा कौन सा लम्हा जब किसी चीज़ पर बहुत दिल कर रहा हो, बहुत ख्वाहिश हो और वो मिल भी रही हो, मगर बाद में पता चला कि मियाँ को ये पसंद नहीं या सास को ये पसंद नहीं, तो आपने दरगुजर कर दिया। ऐसा कोई वक्त याद है आपको, कोई लम्हा, कोई ऐसी याद? काफ़ी इस तरह के तो होते हैं, मियाँ के साथ तो काफ़ी रहे, क्योंकि मैंने कहा कि वो भी बहुत दबंग है। अच्छा, दो दबंग लोग एक घर में कैसे रह रही है? ये कौन सी आपके पास जादू की छड़ी है, ये ज़रा बता दीजिए। मैंने फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया है, तो उसमें साइको भी पढ़ते हैं, तो मैंने उससे भी काम लिया, लेकिन बहुत मुश्किल था। और मतलब ये कि मैं बहुत, अब तो पहले तो अपने आप को ज़िद्दी कहती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं बस सख्त जान हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये कि आप, इन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है मर्दों को कि हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो पहली थी तो हम लोग बाज़ार के, तो जो मुझे सूट पसंद आया तो हमारे पठान भाई थे, उन्होंने बहुत उसको कहा, मतलब आज हम 90s में उसने कहा कि 5500 कहे, तो मैंने कहा हाँ ले लो ले लो ले लो, बहुत अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये ज़्यादा बता रहा है।
तो बहुत प्राइस थी 5500, बस 5500। मतलब उस सूट के हिसाब से काफ़ी थी। तो पहली ईद थी, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं किसी और शॉप पे चलते हैं, नहीं करते हैं। किसी और पे भी गई, दूसरे भी गई, तीसरे पे भी गई, चौथी जगह मुझे उससे अच्छा मिल गया, तकरीबन 1000 कम में मिल गया, अगर उससे काफ़ी अच्छा था। तो जब मैं उसकी भी बार्गेनिंग कर रही थी, मैं बाहर निकल के औरतों की शॉपिंग से शौहर जो वो खाइफ उसके हो बाद जाते से हैं। मेरे साथ ये नहीं मुझे जाते लगता है हर शौहर की प्रॉब्लम है। फिर हम वहाँ पिंडी में थे, तो मेरे घर में जो विंडोज़ थी वो मतलब काफ़ी हाई थी, तो मेरे पास जितने भी घर में कर्टन थे वो उन पे नहीं आ रहे थे। तो मैं गई शॉप पे और मैंने पसंद कर लिए, तो मैं सब पसंद कर लिए। उसने कहा मैं बना के दे दूँगा, तो मेरे पास ना साइज़ नहीं था। इन्होंने आपको बहुत परफेक्ट समझते, तो मैं नहीं पता कितनी चौड़ाई है कितनी लंबाई। मैंने कहा नहीं मुझे मालूम है, मैंने सारी कैलकुलेशन की माइंड के तौर पर माइंड में करके दे दी। घर आके मैंने कहा अब कहना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा वहाँ पे आपने मुझे ऐसे कर दिया, वो मुझे पता नहीं था करने की, हद करती हो ये। मैंने कहा अच्छा अब जो भी है, जो आएगा मैं यहाँ पे लगा लूँगी, मेरा ही बेडरूम है ना। वो आए तो सही थे बिल्कुल। लेकिन कादिर मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाते हैं, नहीं जाते खाइफ हो गए उसके बाद से। मेरी शॉपिंग में नहीं जाते और उनकी शॉपिंग में करते हैं। हाँ, क्या बड़ेपन का सबूत दिया। अच्छा शैला जी, शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या दिया कादिर साहब ने? ऐसे तो काफ़ी गिफ्ट थे, लेकिन पहला गिफ्ट, अब ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कपड़े ही थे। अच्छा चलिए, आपने उनको मुँह क्या दिखाई दिया में तो कड़े थे, कड़े दिए थे, वो आज तक संभाल के रखे हैं आपने? नहीं वो चोरी हो गए ना कर रियली। और मैंने कादिर को बहुत गिफ्ट्स दिए। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कादिर की ड्रेसिंग पर ही एतराज़ था। कादिर जो है ना वो एक मस्त से आदमी है, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको सुन के लोग परेशान हो जाएंगे। मतलब ये कि वो नाश्ता करके हाथ जो है ना कुर्ते की जेब में दे दिए, कौन उठे, धोए नहीं। या सिगरेट जो है ना वो चुन चुन के ऐसे घर में निशाने लगा के फेंकते हैं, एस्ट्रे पास रखी होती है। या ये कि कहते हैं अच्छा मुझे खाना दे दो, टेबल पे क्यों लगाया, मुझे बेड पे दे दो। जब बेड पे मैंने बिछा दिया कुछ कि अब इस पे आप खा लें, तो वो हमेशा उससे हट के गिराया। तो या बेड शीट जो है वो उस पे और शर्ट पे हमेशा पहली ही दफ़ा में शर्ट पे सिगरेट के सुराख हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ उठ के चली जाती है। कोई सूट ऐसा नहीं है जो कादिर एक दफ़ा पहन लें तो उसको दूसरी दफ़ा किसी में कहीं मुझे जाना है तो वो कादिर वो शलवार कमीज़ वो पहन लें, क्योंकि उस पर या तो वो खाना गिर चुका होगा या उस पर सिगरेट का जलने का निशान होगा। जी कादिर साहब, ये देखें शैला साहिबा के साथ आप जब भी ऐसे ज़्यादती करते हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ आती हैं कि ये बस इस प्यारी शख्सियत का दिल नहीं दुखाना, और जो ये कह रही हैं वो आपने मान लेना है, इनके मानने में ही आपका भला है। तो अब ये तो कह नहीं दिया कपड़े खरीदने में मानते हैं। जब वो कपड़े खरीदने जाती हूँ मैं कादिर के, मेरे साथ जाते हैं लेकिन ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कुछ और हो रहा है। तो फिर मैं कहती हूँ ये सही रहेगा इसके साथ, ये सही रहेगा इसको साथ, सही है ना, कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा शैला जी, आपके लंबे बाल जब आपने कटवाए तो कादिर साहब पहली दफ़ा आपसे लड़े। कादिर साहब ने ऐसे आप क्या काम किया या क्या गलती की जो आपको बुरी लगी और आप उनसे पहली बार? क्या नहीं ये सारी क्या थी। कादिर सिगरेट बहुत पीते हैं, तो मैंने कहा था कि आप सिगरेट छोड़ दें, तो कहने लगे तुम आ जाओ तो छोड़ दूँगा। तो बहरहाल शादी हो गई, मैंने कहा सिगरेट छोड़ दे। आज भी जो है वो जाके पैच लगाऊंगी कि किसी तरह छूट जाए, बीमार हो गए हैं बहुत सिगरेट पी के। फिर बहाने बनाते हैं। मैंने उस वक्त शुरू की जब मैं हॉकी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, मैंने उस वक्त शुरू की। फिर मेरी उस वक्त ज़्यादा हो गई जब मेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा भाई जब मैं आई कम भी तो नहीं हुई। तो कहते हैं दुनिया में अल्लाह ताला की दो ही नेमतें हैं, एक सिगरेट और एक चाय, हर चीज़ साथ छोड़ देती है, दोनों नहीं छोड़। अब आप बताएं कि आपका वजूद कहीं नहीं। ये बिल्कुल गलत लॉजिक कादिर साहब, बिल्कुल गलत लॉजिक। बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट वाइफ मैं यही कहूँगी कि ये
बड़ी गलत चीज़ है। और आप जैसी अच्छी पर्सनालिटी, जिनके घर में इतनी अच्छी बेगम हो और इतना प्यार करने वाली बीवी आपको बार बार मना कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी बेहतरी के लिए जिसके पास ऐसी कंपनी हो, उसको ऐसी वक्ती और फेक कंपनीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप ये दोनों प्यार वाली चीज़ें जो ना, इनकी पर्सनालिटी में आप ढूंढिए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा शैला जी, हमारा ये एक सेगमेंट है, इसमें एक लफ्ज़ आपने उसका जुमला बनाना है। सियासत मेरे लिए इबादत, दौलत मेरे पास कभी नहीं हो सकती। शोहरत अल्लाह जानता है, अल्लाह के हाथ में है। कोरोना वायरस इमरान डरो ना, जवानी फिरने आने। अच्छा जी, खाली जगह पूर करें। डैश बहुत जालिम है। गुर्बत बहुत जालिम है। गुर्बत बहुत जालिम है, जी हाँ। लेकिन आप देखें कि गरीब की आंख भी कितनी अमीर होती है कि उसकी आंख का पानी कभी खुश्क ही नहीं होता। जी, डैश पे भरोसा हरगिज़ ना करें। जाहिल पे। डैश इंसान की डैश चीज़ से मुतासर होती है। डैश आप इंसान की डैश चीज़ से मुतासर मैं होती हैं। मैं उसके इल्म से। और अगर कोई पढ़ा लिखा जाहिल हो तो फिर किस चीज़ से मुतासर होंगी? वो तो उससे तो इफेक्ट होते हैं। हो रहे हैं ना। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग है लेकिन हमारी। जी। मेरे पास डैश की शदीद कमी है। कह सकती हूँ तो मेरे पास एक घर नहीं है अपना। मुझे अपने मेरा दिल चाहता है मेरा अपना घर हो। आपका घर अपना नहीं है? जी, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं किराए के घर में रहती हूँ और अभी जिस घर में रहती हूँ वो इंटाइटल है मेरे लिए कि मैं मिनिस्टर। तो मेरे बड़ा शौक़ था कि मेरा अपना घर और है। तो क्यों नहीं बनाया घर? ये तो सबसे पहले ख्वाहिश होती है। इसमें गुंजाइश नहीं है मेरी तनख्वाह में। आपने पैसे इकट्ठे नहीं किए? वो दौर गया। उस दौर में क्या क्या था? पता नहीं, कहते हैं कि सियासतदान बहुत अमीर हो जाते हैं। मगर शैला जी, सॉरी, बात कतई कलामी की माफ़ी, आप खुद ही बताइए, सियासतदान अमीर नज़र नहीं आते आपको? आप वो लोग सियासत में हैं जो अमीर भी थे और फिर मज़ीद हो गए, लेकिन मैं उन लोगों में हूँ जो अपनी सैलरी पे गुजारा करती हूँ। और आजकल बहुत गरीब हूँ क्योंकि मेरी 3 मंथ्स की सैलरी हमने कोरोना में दी है। अल्लाह अल्लाह आपको इसका सिला दे। वैसे जो सैलरी आती है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर खर्च करती हैं? घर में मुख्तलिफ चीज़ों पे, घर के खर्चे में। परफ्यूम्स पे, कपड़ों पे? परफ्यूम्स पे तो इतने नहीं होता खर्च, क्योंकि वो मेरी ससुराल वाले, मेरी बहनें वगैरह यही देती रहती हैं। और कपड़ों पे इतना नहीं होता। घर की जो घरदारी है ना, उस पे खर्च होता है। क्रॉकरी, कभी कोई कारपेट चेंज कर लिया, कभी कोई तो कुशन्स मैं चेंज नहीं कर करती, दिए। लेकिन ये है कि मुझे ये बहुत शौक़ है कि मेरा घर बड़ा अच्छा नज़र आए। तो घर का मेरा एक हिस्सा जो है, लेकिन उस पर भी मैं असराफ नहीं करती हूँ, उसमें मैं अपना सलीक़ा दिखाती हूँ। मेरे घर का एक कॉर्नर जो है वो बिल्कुल मेरा सूबे का कल्चर है और कम्प्लीटली सिंधी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सूबे की हर चीज़ है उसमें। रिल्ली, अजरक, सोफ़ा, एवरीथिंग मेरे सूबे की। चक्की पीसने, चरखी भी है उसमें दही करने का भी है उसमें, हालांकि पॉटरी भी है उसमें, बहुत कुछ है। क्या बात है। अच्छा जी, मेरा ये लास्ट है, मुझे अपने डैश पे फ़ख्र है। मुझे अपने ख़ानदान पे फ़ख्र है। मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए कि मुझे अपने आप पे फ़ख्र है, क्योंकि आप जैसी ख़वातीन वाकई काबिल फ़ख्र है। मतलब मेरा ख़ानदान है तो मैं यहाँ पे हूँ ना। मुझे मेरा ख़ानदान सिर्फ मेरे वालिदैन ही नहीं है, मेरा ससुराल भी है, मेरे शौहर भी है, मेरे ससुराल में, ये पूरा मेरा ख़ानदान है। तो मुझे अपने ख़ानदान पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत इज़्ज़त दी और मेरी हर तकलीफ़ को समझा, मेरी हर चीज़ को महसूस किया। तो मुझे अपने ख़ानदान पे बहुत फ़ख्र। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अब आपके ख़ानदान को आप पर फ़ख्र करना चाहिए। खुश होते हैं
मुझ पे फ़ख्र करते हैं। और एक वक्त आता है कि आप अपने आप को मनवा लेते हैं। शुरू में ऐसा नहीं था। मेरी सास ने कहा सड़क चलती लड़की ले आते, जेल गई हुई लड़की लेके आए हो। आपको ये सुनना पड़ा। ये वक्त भी देखा आपने? ये वक्त भी देखा जी। शैला जी, मेरा तो दिल कर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला मुसलसल चलता रहे। आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं और एक पॉलिटिशियन का जो एक इमेज है आपने इसको बिल्कुल तब्दील कर दिया। जितने नेचुरल अंदाज से, कोई बनावट नहीं थी आपकी बातों में, कोई पोजिंग नहीं थी, जो आपके दिल में था वही आपने हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाई, आप हमारी माज़ी की मेहमान हैं। ये तोहफ़ा माज़ी का आपके साथ जाएगा। एंटरटेनमेंट पर या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए, या रब तेरे महबूब का ता हश्र मेरे कब्र में हो जाए उजाला, ता हश्र मेरे कब्र में हो जाए उजाला, मरकद में जो उनका रुख ज़ेबा नजर आए, जिस दर का बनाया है गदा मुझे को इलाही, जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। सलामत रहें शफीक भाई।
जी, हमारी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है शफीक साहब ने, और उनके साथ हैं एहसन अली ख़ान, जो बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, और उनके साथ हैं शाहिद अली सोनू, जिनको पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अरसे से पढ़े, मगर आपने जो यहाँ पर कलाम पढ़ा था, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। तो मैं चाहूँगी सोनू कि अब आप मुझसे कलाम पढ़ने की सादत हासिल करें। हम दोनों ने एक कलाम पढ़ना है। अच्छा, दोनों मिलकर पढ़ेंगे, इससे प्यारी क्या बात होगी। ला हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा है, हर इंतहा है। तुझ पे दुरूद व सलाम अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। किसी का से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बने हुए हैं ये सब तुम्हारा करम है आका। मौला मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई बस तेरा है आसरा, जहाँ भी देखूं तेरा निशान है, मेरा भी दिल में तेरी अज़ा है। तू ही अहद है, तू ही है वाहिद, तू ही है मख्फी, तू ही जली है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। मौला मौला मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला
दे दे लड़ लगियां मेरे तो मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे और जे मैं वेखा अपने अमला वले तां कुछ नहीं मेरे पल्ले जे मैं वेखा तेरी रहमत वले जे मैं देखा जे मैं वेखा अमला जे मैं वेखा अमला वले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले जे मैं वेखा तेरी रहमत वले ता बल्ले बल्ले मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे मेरी आसां सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदी भी लोड़ ना पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी कदे भी लोड़ ना पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लजपाला दा मंगता हाँ मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे दे माशाल्लाह 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 जज़ाक अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा अली खान और शाहिद अली सोनू इतना खूबसूरत कलाम और शफीक भाई आपने भी माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे मेरा दिल चाह रहा था मैं इनके साथ पढ़ूं लेकिन आज तो उनके सुनने के लिए बैठा हूँ मैं ये माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छा इतना खूबसूरत आप दोनों ने पढ़ा है कि दिल से आप लोगों के लिए दुआ है कि वाकई जिसका उसकी ज़ात पर तवक्कल है वो कभी उसकी झोली खाली नहीं रहने अल्लाह अकबर वो हमसे हमारी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत कौल है कि जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा ना सके उसके सामने अपने अल्फाज को ज़ाया मत करो। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।